वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा कंपटीशन हब। साथियों, इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश या इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली की राजधानी लाहौर होती है। लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आते हैं इल्तुतमिश। कहते हैं लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देखते हैं। इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे। इसी की वजह से इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। इन्हें पील बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाथियों का दान करते थे। हाथियों का दान करने की वजह से इन्हें पील बख्श कहा जाता है। इन्हें कुरान खां की उपाधि से भी नवाजा गया है, क्योंकि ये कुरान को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते थे, एक संगीतमय प्रस्तुति करते थे, इसीलिए इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय मिनहाज उस सिराज ने इनको उपाधि दी थी हातिम द्वितीय की। तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलवारी वंश भी कहा जाता है। स्थापत्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में ये बनवाते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन होते हैं? ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक होते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार शुरू करवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा नहीं करवा पाते, इनकी डेथ हो जाती है। इसको पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। दिल्ली में इन्होंने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसे तुड़वा के इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनकी घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक आराम शाह, जो इनका पुत्र होता है, ये बना, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश द्वारा इसको हरा दिया जाता है और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को अगला राजा बना देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में इनकी मृत्यु के बाद 1210 में इनका बेटा आराम शाह शासक बनता है। उसको इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया जाता है और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को अगला शासक बना देते हैं। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद और गुलाम होता है, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और इसका गुलाम इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश के काल को शमशी वंश के नाम से भी जाना जाता है। 1211 ईस्वी में ये राजा बनते हैं, शासक बनते हैं और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु के पहले ये अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को बना देते हैं। देखते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। पहला युद्ध आप जानते हो 1191 ईस्वी में होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में होता है। इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलवाते हैं। इल्तुतमिश के ही समय 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं चंगेज खां, जिन्हें तिमोचिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इस बनने जा रहा है, मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। गुंबद कला या मेहराब कला का जनक कौन है? इस कला का जनक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन होते हैं? इल्तुतमिश। लेकिन फाउंडर कौन होते हैं? दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत काल के जो फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं, वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल इल्तुतमिश कौन होते हैं? ये होते हैं रियल फाउंडर। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं राजधानी।
इनके समय राजधानी दिल्ली होती है। ये लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर आते हैं। लाहौर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी होती है। ये इस बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये एकता प्रथा चलाते हैं। एकता प्रथा, तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसके बाद ये तुर्क ए चहलगानी नामक एक संगठन का फॉर्मेशन करते हैं, गठन करते हैं। एक संगठन का गठन करते हैं जिसमें 40 अमीर सरदार होते हैं। खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाले ये पहले सुल्तान थे। इल्तुतमिश खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाले पहले सुल्तान होते हैं। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक दरबारी कवि रहा करते थे, जिनकी पुस्तक होती है तबकात ए नासरी। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तबकात ए नासरी के राइटर कौन है? तो कौन है? मिनहाज उस सिराज। यही है मिनहाज उस सिराज जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि से नवाजा था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। ये आप जानते पढ़ ही चुके हो। और ऐबक को कहते हैं गुंबद कला का जनक। ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है और यही इनकी राजधानी है। इल्तुतमिश बनवाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं इल्तुतमिश बनवाता है। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने साम्राज्य को एकता में बांटते हैं। एकता, छोटे छोटे राज्यों का समूह एकता होता है। छोटे छोटे भू क्षेत्रों में विभाजित कर दिए। ये अपने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भू क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भू क्षेत्र का एक इक्तादार, या इसे बलि या मुक्ति भी कहते हैं, वहाँ पे नियुक्ति कर दिया जो क्षेत्रों का अधिकारी होता था। एकता का अर्थ होता है अर्धविजित क्षेत्र। क्या होता है? पूछा जाता है एकता का क्या अर्थ होता है? अर्धविजित क्षेत्र। आगे देखते हैं इनके कार्य। इन्होंने नियम और व्यवस्था बनाए रखा। नियम और व्यवस्था बनाए रखा, इसीलिए इसे तो रियल फाउंडर कहते हैं। राजस्व इकट्ठा किया। राजस्व इकट्ठा करने के लिए अपने राज्यों को इक्ते में बांटा। अपने राज्य में उत्पन्न होने वाले सारे विद्रोहों को ये दबा दिया। इक्तादार जो आनुवांशिक नहीं था, जो बलशाली है, उसे ही इक्तादार बनाया जाता था। तुर्क ए चहलगानी, ये क्या होता है? तुर्क ए चलीसा, इसका कार्य होता है दिल्ली सल्तनत को शासन में हेल्प करना, जो इल्तुतमिश के बाद पूरी की पूरी तरह दिल्ली सल्तनत को अपने हाथों में ले लेते हैं। तुर्क ए चहलगानी कौन क्या है? 40 तुर्क अमीरों का या सरदारों का समूह होता है, जिसको कौन लेकर आया था? जिसका निर्माण कराए थे कौन करवाते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत पे अगला राजा होती है, अगली शासिका होती है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका होती है। प्रथम और एकमात्र शासिका होती है कौन? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का पुत्र होता है और इनकी माँ होती है शाह तुर्कान। इनकी हेल्प से रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, जो एक अयोग्य शासक होता है। यह दिल्ली की इनके बाद इनकी बहन रजिया शासक बनती हैं। रजिया क्या करती हैं? अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाती हैं। अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाती हैं कौन? रजिया। इसके बाद याकूत खान को अश्वशाला का प्रमुख बनाती हैं। अमीर ए आखूर जिसे कहा जाता है, अश्वशाला का प्रमुख किसे बनाती है? याकूत खान को, जिसे रजिया का प्रेमी भी कहा जाता है, याकूत खान को। इसके बाद ये पंजाब या भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। देखो लोग इन्हें कहते हैं कि ये याकूत खान का की प्रेमी है और उल्टे सीधे लांछन लगाते हैं, तो इसी से बचने के लिए ये अल्तुनिया से क्या करती हैं? विवाह कर लेती है, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं। लेकिन याकूत खान के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है और रजिया को कैद कर लिया जाता है। 1240 ईस्वी में दल चलीसा जिसका मुखिया बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल नामक स्थान पे करा देता है। कैथल हरियाणा में है रजिया का, और यहीं पे रजिया का मकबरा है हरियाणा के कैथल में। जहाँ पे इनकी हत्या कराई गई वहीं पे मकबरा बनवा दिया गया। रजिया के बाद अगला शासक होते हैं बहराम शाह 1240 से 42 तक। इसके बाद होते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह। कौन होता है? अलाउद्दीन महमूद शाह, जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं 1242 से 1246 ईस्वी तक। तुर्क ए चहलगानी का शासनकाल देखते हैं।
तुर्क चहलगानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसके इनका शासनकाल, ये दिल्ली सल्तनत को अपने हाथों में लेते हैं और इस काल के दौरान के जितने भी राजा होते हैं उन्हें पपेट किंग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सत्ता होती है तुर्क चहलगानी के पास और शासक जो होता है वो नाम मात्र का होता है। तो 1236 से 1266 के बीच के इतिहास को तुर्क चहलगानी के काल के नाम से जाना जाता है। महमूद शाह के समय बलबन को, महमूद शाह जो है ना, अलाउद्दीन महमूद शाह के समय बलबन को अमीर हाजिब दरबारी व्यवस्था का प्रमुख बनाया जाता है, जिसने बहुत ही जल्दी अन्य तुर्कों पर आक्रमण कर लिया। जो तुर्क के चलीसा होते हैं उनके सारे तुर्कों पर अपना अधिकार कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। कौन? बलबन। देखो ये धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करता चला जाएगा बलबन। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद अगले राजा होते हैं जो 1246 से 1265 तक शासक बनते हैं। 1246 में बलबन ने मसूद शाह को सत्ता से हटाकर नसरुद्दीन शाह को या नसरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान बना देते हैं। कौन? बलबन। यानी कि बलबन की हेल्प से ये क्या बनते हैं? ये किसकी हेल्प से? बलबन की हेल्प से शासक बनते हैं। इसीलिए बलबन को ये उलुग खां की उपाधि से नवाजते हैं। बलबन को उलुग खां की उपाधि से नवाजा। इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में नासरी इसी के नाम समर्पित किया है। इसके नाम? नसरुद्दीन महमूद पर। जो इस पुस्तक में तबकात ए नासरी में दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताते हैं नसरुद्दीन महमूद को। पूछा जाता है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का क्या नाम है? तबकात ए नासरी। मिनहाज को, अच्छा, इसी खुशी में मिनहाज को दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं नसरुद्दीन महमूद। क्यों? क्योंकि ये अपने पुस्तक तबकात ए नासरी में नसरुद्दीन महमूद को एक आदर्श सुल्तान की उपाधि से नवाजता है और अपनी बुक में इसे लिखता है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, देखो कितना दिमाग लगा रहा है बलबन। सबसे पहले दरबार का मुखिया बना। मुखिया के बाद नसरुद्दीन महमूद को राजा बनवाने में हेल्प की, तो इसने इसे उलुग खां की उपाधि दी, यानी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है। इसकी नज़र होती है दिल्ली की सत्ता पर, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है, करवा दिया। बदले में सुल्तान ने उलुग खां की उपाधि दी। इसे कौन सी उपाधि देता है? उलुग खां की उपाधि दी। इससे 1286 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासक होता है। यह एक इलबारी तुर्क था, लेकिन ये अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ता था। ईरान जो जिसे पर्सिया भी कहते हैं। रजिया के समय ये अमीर शिकार के पद पर था। कौन? बलबन। लेकिन अलाउद्दीन महमूद के समय ये हो जाता है अमीर हाजिब की पोस्ट पर, और अमीर हाजिब से ये नायब और नायब से सुल्तान तक का सफ़रनामा शुरू करता है। कौन? बलबन। बलबन जो तुर्क चलीसा का सदस्य होता है और उसको ये बिल्कुल बढ़िया सी पता था कि तुर्क चलीसा में कोई दूसरा भी आ सकता है और इसके पद को छीन सकता है जो इससे ज़्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए ये तुर्क चलीसा को बंद कर देते हैं। इसको चालू कौन किया था? तुर्क चलीसा को लेकर आए थे इल्तुतमिश। कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश। और बलबन ने इसे क्या किया? बंद कर दिया। ये स्वयं नायब बना, नायब से सुल्तान बना, और जानता है नायब की पावर ज़्यादा होती है और नायब राजा की सत्ता को धारण कर सकता है। इसीलिए नायब का पोस्ट और तुर्क चलीसा का पोस्ट, यानी जिधर से जिस मार्ग से आया उस सारे पोस्ट को ये बंद कर देता है अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ताकि अमीर इसके ऊपर हावी ना हो। इसके लिए ये रक्त और लौह की नीति अपनाता है। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक बलबन होता है। अपने दरबार में सिजदा और पैबोज प्रारंभ कराया जाता है। सिजदा और पैबोज, इसे किसिंग द फुट, जिससे क्या करना होता था? झुककर पैरों को किस करना होता था, अर्थात पैरों को चूमना होता था। सिजदा और पैबोज। देखो ये जो बलबन है छोटे किस्म का, छोटे कद का राजा था, और इसके समय जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े यानी बड़े बड़े लेंथ के जो दरबार में बैठते थे, उनको अपने पैर पे झुकाने के लिए सिजदा और पैबोज शुरू करता है। तो पूछा जाता है सिजदा और पैबोज किसने प्रारंभ कराया? बलबन ने। ईरान पर्सिया के अफरासियाब वंश से स्वयं को जोड़ता है। ये नहीं बताना चाहता कि मैं एक तुर्क हूँ जो तुर्क चलीसा से निकल के आया हूँ, इसीलिए ये अपने आप को क्या करता है? ईरान के पर्सिया के अफरासियाब वंश से जोड़ता है।
अभी अफरा-सियाब से जोड़ना है तो कुछ तो काम करना पड़ता है। इसीलिए ये ईरानी त्यौहार या पर्शियन त्यौहार नवरोज़ को शुरू करता है। तो बहुत पूछा जाता है प्रश्न, नवरोज़ नामक त्यौहार का आरंभ किसने करवाया, किसने किया? तो बलबन ने। क्यों कर रहा है? क्योंकि नवरोज़ पर्शियन त्यौहार है और ये ईरान में मनाया जाता है और ये अपने आप को ईरान के पर्शिया से जोड़ रहा है। इसीलिए ये ईरानी त्यौहार नवरोज़ को शुरू करता है और इसके साथ ही ये राजत्व का सिद्धांत लेकर आता है। राजत्व का सिद्धांत अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियामते खुदाई, ईश्वर राजा का प्रतिनिधि है। इस राजा ईश्वर की परछाई है, जिसे जिल्ल-ए-इलाही कहते हैं ना। जिल्ल-ए-इलाही राजा क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ये ईश्वर का परछाई है, यानी राजा में दैवीय गुण शामिल होते हैं। राजा में दैवीय गुण होते हैं, वो जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ सही है, भले ही वह बुरा हो। इसीलिए ये राजत्व का सिद्धांत देते हैं। कौन? बलबन। बलबन ने एक नया विभाग बनाया जिसे दीवान-ए-आरिज कहते हैं। दीवान-ए-आरिज, और इसके प्रमुख को आरिज-ए-मुमालिक कहते हैं। आरिज-ए-मुमालिक। देखो ये क्या करता है, नायब की पोस्ट को बंद कर दिया तो एक नई पोस्ट की जरूरत पड़ रही है सैन्य विभाग को, तो दीवान-ए-आरिज लेकर आता है। दीवान-ए-आरिज जिसका मुखिया होता है, जिसका प्रमुख होता है आरिज-ए-मुमालिक। दीवान-ए-आरिज बलबन के द्वारा शुरू किया गया। बलबन ने अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो जो एक प्रसिद्ध क्या होते हैं, कवि होते हैं, संरक्षक प्रदान किया। मंगोल आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए, यानी मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अपने बेटे शहजादा मोहम्मद को नियुक्त करते हैं। शहजादा मोहम्मद को नियुक्त करते हैं और कहते हैं जाओ इनके आक्रमण को, आप इसकी ड्यूटी है इनके आक्रमण को रोकना। लेकिन 1280 में मंगोल आक्रमण में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? शहजादा मोहम्मद की। और शहजादा मोहम्मद को ये शहीद घोषित कर देते हैं, शहीद की उपाधि देते हैं शहजादा मोहम्मद को। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद, कौन? कैकुबाद अगला शासक बनता है। कब? 1286 में, जो 1286 से 1290 तक शासक होता है। तो 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कैकुबाद जो इनका पौत्र होता है अगला शासक होता है 1287 से 1290 तक। यह बलबन का पुत्र बुगरा खां का पुत्र था। इसी के समय जलालुद्दीन खिलजी, जिसे आरिज-ए-मुमालिक बनाया गया था। देखो सेना का प्रमुख है, आरिज-ए-मुमालिक का सैन्य प्रमुख है। ये क्या, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी, बनाया गया। और इसके बाद इसका पुत्र शासक बना, जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र शासक बना। किंतु 3 माह के शासन के बाद ही इसके संरक्षण आरिज-ए-मुमालिक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। देखो इसका जो जलालुद्दीन खिलजी है ये कैकुबाद का कौन है? कैकुबाद का सेना का प्रमुख है। कैकुबाद के बाद इनका पुत्र जो होता है वो शासक बनता है, लेकिन इनके पुत्र की हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे कहते हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश, जिसे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले भाग में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल दिशा कंपटीशन हब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।